श्री राम गोपाल यादव जी। धन्यवाद श्रीमान। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। बेमौसम की बारिश ने और ओले तूफान ने पूरे देश में किसानों का जबरदस्त नुकसान किया है और उसका ये नतीजा है कि कई राज्यों में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्याएं तक की। मैं प्रारंभ में जब बोला था तो मैंने कहा था कि इसका कारण क्या है। क्या कारण है कि व्यक्ति आत्महत्या करने तक की स्थिति में पहुंच जाता है। इस एक्सट्रीम स्टेप को उठाने के लिए कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जो जिम्मेदार होते हैं। हमें इस पूरे परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखना पड़ेगा और इस संबंध में जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि जो खेती करता है, जो उसमें लागत लगाता है, उसको कभी इस देश में लाभकारी मूल्य नहीं मिला। हम सोशलिस्ट लोग आंदोलन करते करते थक गए लाभकारी मूल्य के लिए। जो लागत लगे उससे ज्यादा अगर मिले किसान को तो कुछ फायदा हो, लेकिन जब उतना नहीं जितना लगता है उतना भी नहीं मिलता है, तब वो घाटे में चला जाता है। मुझे याद है 14वीं लोकसभा में जब मैं एग्रीकल्चर कमेटी का चेयरमैन था, पवार साहब मंत्री थे, मैंने CACP से जब पूछा कि आप बताइए कि किस तरीके से निकालते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किस तरह से तय करते हैं। क्या वो किसान, हम लोग जानते हैं जो किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वे जानते हैं कि खेती पर किसान काम करता है, कई बार उसका लड़का पढ़ता है लेकिन छुट्टी का दिन होता है तो वो भी आके काम करने लगता है, उसकी पत्नी आती है तो वो भी काम करने लगता है। इन सबके लेबर को कभी जोड़ा जाता है? जो उसके बैल होते हैं जिनसे खेत जोतता है, उनको सानी देने का काम, पानी पिलाने का काम मजदूर नहीं, घर के परिवार के बच्चे और सब करते हैं, इनको कभी जोड़ा जाता है? तो जब पूरे डिटेल्स में सारी कमेटी ने पूछा तो आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि जो उन्होंने लागत बताई धान और गेहूं की, वो उस वक्त की मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा थी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम होगी, लागत ज्यादा होगा तो किसान आत्महत्या तो करेगा ही। आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में, माननीय अध्यक्ष जी, मौजूदा सरकार में जो है बीजेपी ने, माननीय गृहमंत्री जी बैठे हुए हैं, सबसे बड़े नेता हैं, आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करते वक्त लागत मूल्य से 1.5 गुना उसको तय किया जाएगा। क्या ऐसा हुआ? 3% भी नहीं बढ़ाया, 50% बढ़ाने की तो बात दूर रही। तो किसान को अगर लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा और हर बार उसे घाटा ही होगा, तो एक फसल का नुकसान जब पूरा हो जाएगा तो उसे अंधकार दिखाई पड़ेगा, वो हताशा में चला जाएगा, उस निराशा में एक्सट्रीम स्टेप उठा सकता है आत्महत्या करने का। ये होता है मुख्य कारण। अगर उसके पास इतना पैसा हो कि मान लीजिए लाभ में है खेती, तो एक आध फसल अगर बर्बाद भी हो जाए तो उसको बर्दाश्त कर सकता है और ये उम्मीद कर सकता है कि चलिए ये बर्बाद हो गई, आगे होगी, उससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जब हर बार घाटे में होगा और इस तरह की बारिश और ओले और जिसने सब बर्बाद कर दिया, फसल नष्ट कर दी, अगर ये
स्थिति पैदा हो जाएगी तो फिर निराश होकर वो आखिरी ये स्टेप उठाता है। अभी जो हुआ है, उत्तर प्रदेश की बात चल रही थी। उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का नुकसान हुआ। बुंदेलखंड में जहां पानी कम है वहां ऐसी फसलें होती हैं जिसमें पानी की कम जरूरत पड़े। चना है, तिलहन है, अरहर है, सरसों है, मसूर है, ये तो लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई। इधर मध्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर इधर चले आइए, आगरा के आसपास बड़े पैमाने पर आलू होता है, गेहूं होता है। आलू तो कुछ बच गया था, बल्कि ज्यादा बच गया था। पहले उम्मीद थी कि ऐसा डर लगा था कि ज्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं हुआ। लेकिन गेहूं पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक बार पहले बारिश हुई तो उसमें कम नुकसान हुआ था, उसके हिसाब से कुछ रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई थी। लेकिन दोबारा जो बारिश हुई उसमें इतना जबरदस्त नुकसान हुआ कि कुछ बचा नहीं। मथुरा के आसपास जो ओले पड़े, सारे लोगों ने देखा होगा कि बाहर जिनकी गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों की विंड स्क्रीन और ये सब टूट गई। लोगों को भागकर घर में शरण लेनी पड़ी जो गाड़ियों में चल रहे थे। जो पेड़ पौधों पर चिड़ियां बैठी हुई थी वे मर गई सब। इतना बड़ा नुकसान हुआ किसी इलाके में कहीं कहीं, तो सारी फसल खत्म हो गई। तो तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू में जो कम बारिश हुई थी उस वक्त जो नुकसान हुआ था उसके हिसाब से कुछ कम पैसा मांगा था, लेकिन बाद में जब असेसमेंट करवाया तो सरकार ने 6,700 करोड़ रुपए की मांग की थी। 21 अप्रैल को केंद्र सरकार ने 253 करोड़ रुपए दिए केवल। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक 1100 करोड़ रुपया जिलों को भेज चुकी है और 600 से ज्यादा बल्कि 700 करोड़ के आसपास, शरद जी के पास ज्यादा रिपोर्ट है, इनके पुराने लोग दे गए हैं, बताएंगे, अभी तक बांटे जा चुके हैं। और जो पहले दिया जाता था पैसा उससे दोगुना पैसा दे रहे हैं। जिन लोगों ने आत्महत्याएं की हैं उनको 7 लाख रुपया दिया गया। केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपया देती है और पहले 3.5 लाख 5 लाख का था, लेकिन 7 लाख कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, लोगों को दिया है पैसा। 59 किसानों ने आत्महत्या की है इस दौरान फसल के बर्बाद होने की वजह से, और 7-7 लाख रुपया मुआवजा का दिया। माननीय मंत्री जी, एक सबसे दुखद बात यह है कि फसल बीमा योजना लागू है और 50% से ज्यादा फसल के नुकसान की स्थिति में बीमा कंपनी से ये है कि वो 25% तत्काल देगी। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रीमियम का बीमा कंपनियों को लगभग 2000 करोड़ रुपया दिया, जिसमें 141 करोड़ किसान का अंशदान भी है। और आपको आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी बीमा कंपनियों ने केवल अभी तक 2 करोड़ रुपया दिया। 2 करोड़ प्रीमियम मिला 2000 करोड़ और दिया 2 करोड़। तो इन बीमा कंपनियों पर आप क्या कर रहे हैं? ऐसी तरह की आपदाओं के लिए बीमा की व्यवस्था है। फसल बीमा योजना पर जो जोर दिया जाता रहा हमेशा, वो इसीलिए दिया जाता रहा कि इस तरह की दैवीय आपदा आती है कभी, तो किसान को गवर्नमेंट भी उतनी मदद नहीं कर सकती है, इसलिए बीमा के कवर में वो आ जाए तो उसको पैसा मिले। लेकिन बीमा कंपनियों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। आपकी टीमें जाती हैं, आपकी टीम भी, कई बार ऐसा होता है
कि एक रूट से निकल गई, उस पर फसल उसको ठीक दिख गई, तो उसने कहा कि यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ और उसके हिसाब से रिपोर्ट बना दी। तो बीमा कंपनियों पर आपको लगाम लगानी होगी, बीमा कंपनियों से पूरा पैसा लेना होगा। आपने यद्यप 33% कर दिया है, 33% से नुकसान तक मुआवजा दिया जाए, लेकिन बीमा कंपनियों पर अभी 50% ही है। तो 50% से तो ज़्यादा नुकसान हुआ है, बड़े पैमाने 50% से ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनको तो कम से कम बीमा कंपनी जो उसके अंतर्गत आते हैं उनसे उनको पैसा दिया जाना चाहिए था। लिमिट अभी माननीय मंत्री तय हो गया था, टाइम की लिमिट माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जितना चाहो उतना नहीं, ये तय हो गया। उद्योग, आप श्रीमान, किसान के सामने दिक्कत यह है कि उद्योग जो होता है, उद्योग धंधा, उसमें तो आदमी अपने तरीके से तय कर लेता है। सीमेंट का दाम अपने तरीके से तय कर लेगा, सरिया का दाम अपने तरीके से तय कर लेगा, कपड़ा वाला कपड़े का दाम अपने तरीके से तय कर लेगा, सारे कारखाने वाले, सब कारखाने वाले अपने तरीके से तय कर लेंगे। लेकिन किसान को निर्भर रहना पड़ता है गवर्नमेंट पर। और अफसोस की बात यह है कि बड़े पैमाने पर संसद के दोनों सदनों में किसानों के बेटे बैठे हुए हैं। आज भी मेजॉरिटी में 70% किसानों के बेटे बैठे हुए हैं संसद में, सरकार में। और ये किसानों के हक में ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं या ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते जो संकट आने पर उस संकट को वो झेल सकें और उससे बच के निकल सकें। अमेरिका वगैरह बार बार हम पर दबाव देता है कि सब्सिडी कम कर। मैं पिछली बार जानबूझ के अमेरिका के उन इलाकों में गया जहां खेती करते हैं किसान, और किसानों से बात की तो पता चला कि उनको घाटे का सौदा है ही नहीं खेती। अगर बिल्कुल नुकसान हो जाए तब भी उनको इतनी सब्सिडी पर हेक्टेयर दी जाती है कि जितनी हमारे यहाँ फसल पैदा करने के बाद, बेचने के बाद, सब्सिडी मिलने के बाद भी नहीं मिलता, इतना तो उनको बिना किए हुए मिल सकता है। और यहाँ दबाव दिया जाता है हिंदुस्तान पर कि सब्सिडी कम करो, सब्सिडी कम करो, किसान खेती से थोड़ा सा विमुख हो और बाहर से ही सब कुछ मंगाना पड़े हमें। लेकिन हमारे किसानों ने मेहनत के बल पर, हमारा किसान इतना हुनरमंद है कि दूसरी जगह लोग इंजीनियर्स बताते हैं कि अब इसमें जुताई करनी चाहिए, अब इसमें पानी लगाना चाहिए। हमारे यहाँ तो पानी बरसने के बाद किसान पैर के अंगूठे से जमीन में लगाता है और बता देता है कि अब ये खेत जोतने लायक हो गया, ट्रैक्टर चलाने लायक हो गया, हल चलाने लायक हो गया। तो सब ऑटोमेशन है, इतना होशियार है और इतनी मेहनत करता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी किसान आत्महत्या करे तो गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि कैसे से बचाया जाए। यही असली खेती ही हमारी रीढ़ की है, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसकी रीढ़ जो है वो खेती है। सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम खेती करती है, सबसे ज्यादा। हालांकि हमारा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर जीडीपी में लगातार कम हो रहा है। इसके बावजूद जो बड़े पैमाने पर किसान है रोजगार देता है लोगों को, 74% से घटकर 60%, 57%, 63% कुछ लोग कहते आ गया। लेकिन गरीबी इसलिए बढ़ी क्योंकि जीडीपी में उसका शेयर 13%, 11% के आसपास आ गया। माननीय मंत्री जी, आप तो किसान हैं, किसान परिवार से हैं, अच्छे आदमी हैं, तो ये जो बीमा कंपनियां पैसा नहीं दे रही हैं, किसान की पूरी फसल चली गई, बर्बाद हो गई, इससे पैसा दिलाने का काम कीजिए।
और अपना वादा जो चुनाव में वादा किया आपने वो वादा पूरा कीजिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1.5 गुना लागत मूल्य से करिए। और जो तय करता है, जो मिनिमम एमएसपी को तय करते हैं, उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व जब तक नहीं करेंगे, किसानों की असली बात को नहीं सुनने वाला कोई होगा। सब आईएएस ऑफिसर्स और कुछ साइंटिस्ट आपने कर दिए, उससे काम नहीं चलता। वो वास्तविकता नहीं समझते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये नहीं जानते हैं कि जौ और गेहूं में क्या फर्क है, क्या फर्क है। अब वो ये तय करेंगे कि कैसे एमएसपी तय की जाए, वो नहीं जानते। इसलिए किसानों के लोग होना चाहिए, उसमें प्रतिनिधि होना चाहिए। और जो किसानों पर ब्याज की बात थी, 4% ब्याज के लिए कहा था स्वामीनाथन ने, बल्कि कहीं कहीं तो हमारे यहाँ कोऑपरेटिव में उत्तर प्रदेश में तो 3% ब्याज पे ही देने लगे। जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको 3% इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। लेकिन आपकी जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो अब भी जो आप तय करते हैं लक्ष्य, उस लक्ष्य के बराबर उन्होंने लोन किसानों को नहीं दिया है, कभी भी आज तक नहीं दिया। केवल कोऑपरेटिव्स, और कोऑपरेटिव ही ऐसा मूवमेंट है जो सबसे ज्यादा किसानों की मदद करता है। और किसान ही ऐसा एक एरिया है इस किसानों का जो सबसे ज्यादा रिकवरी उसी से होती है। आपने बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं जिन पर जाने कितना पैसा राइट ऑफ कर दिया, जितना किसान कर्ज नहीं लेता है उससे ज्यादा राइट ऑफ कर दिया। उनका आज तक नाम नहीं बताने को तैयार गवर्नमेंट होती कि किन लोगों पर कितना पैसा माफ कर दिया गया, बिल्कुल छोड़ दिया गया। और किसान अगर 200 रुपया है, 100 रुपया है, तो अभी 14 दिन के लिए पकड़ लिया जाता है, कई बार तहसील बंद कर दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिकवरी कोऑपरेटिव में से लोन लेने वाले किसान ही सबसे बेहतर पैसा वापस करने वाले लोग। कोई भी दूसरे सेक्टर से जुड़े हुए लोग इतना अच्छा पैसा वापसी नहीं करते, रिकवरी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी इसमें होती है। तो ब्याज अन्य बैंकों से भी ब्याज कम लगे। और रिकंसिलिएशन बोर्ड अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था पंजाब वगैरह में कि अगर जमीन कर्ज ले ली है और बंधक है जमीन तो उसको दिया नहीं जाएगा, उसको नीलाम नहीं किया जाएगा, उसको और मदद की जाएगी ताकि वो अब उसी जमीन से पैदा करके लोन को वापस कर सके। रामगोपाल जी, आपका समय हो गया है। अभी 2-3 मिनट और बोलूंगा। लेकिन अब स्थिति होनी ये चाहिए, हमने उत्तर प्रदेश में किया है। भूमि विकास बैंक को लोग कहते थे कि भूमि विनाश बैंक है, विनय जी जानते हैं। भूमि विकास बैंक से कर्ज ले लिया तो इतना ब्याज लगता था कि उसकी जमीन नीलाम हो जाती थी। ट्रैक्टर के लिए कर्ज लिया, जमीन नीलाम हो गई। तो सब तो हमने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था सारा तो कर्ज माफ कर दिया भूमि विकास बैंक, और ये व्यवस्था कर दी कि ब्याज मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं लिया जा सकता। चाहे जितना विलंब हो जाए, ब्याज मूलधन से ज्यादा नहीं होगा, और ब्याज मूलधन से ज्यादा नहीं होगा तो उसकी खेती कभी नीलाम नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ सुधार करने होंगे, वरना हर साल मैं तो जाने कितने वर्षों से यहां देख रहा हूं, कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता जिस वर्ष किसानों पर आपदा ना आती हो, चाहे वो बाढ़ के रूप में आती हो, चाहे सूखा के रूप में आती हो, चाहे ओलावृष्टि के रूप में आती हो, आती जरूर है और चर्चा भी यहां होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे बिहार में, उत्तर बिहार में पूरा नेपाल की नदियों से आया पानी, बाढ़ है, अभी तो तूफान आ और गया। दूसरी तरफ जो है सूखा है। नहीं, तूफान अभी आ गया। कल ही तूफान आया, उसमें बड़े पैमाने पर जनधन का नुकसान हुआ।
तो एट ए टाइम बाढ़ पर भी चर्चा हुई पार्लियामेंट में और सूखा पर भी चर्चा हुई। ये होता है नदियों को जोड़ने के लिए, इसीलिए बात चली थी। अब है तो व्यवस्था, मंत्रालय किसी को दिया गया है, काम होगा कितना नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसानों के सामने जो समस्या है उस समस्या का समाधान आपको करना होगा। आपने बहुत अच्छे सपने दिखाए थे लोगों को, लोगों ने आप पर भरोसा किया, आपको सत्ता में पहुंचाया और जो वादा किया था अच्छे दिन लाने के, उससे आदमी थोड़ा सा अब निराश सा होने लगा है। और ये निराशा ठीक नहीं है। लोगों के मन में जब निराशा होती है तो फिर रिएक्शन होता है। इसलिए मेरी सलाह आपको है चेयर के माध्यम से कि किसानों को जितनी सुविधा दे सकें और जितनी जल्दी सुविधा दे सकें। ये नहीं, किसान तो ऐसा है कि जिसको आज सुबह अगर कमा नहीं पाएगा, कुछ देते हैं तो शाम को खाना नहीं मिल सकता। किसान और खेतिहर मजदूर लगभग एक जैसी स्थिति हो गई है। धीरे धीरे इतनी कम उनके पास जमीन रह गई है कि मजदूर और लैंडलेस मजदूर और किसान में कोई अंतर नहीं रह गया। लैंड होल्डिंग छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपकी जो कमेटियां जाती हैं, रिपोर्ट देती हैं, फिर बीमा कंपनी उसमें टाइम लगाती है पैसा देने में, इसमें तो जितना क्विक रिलीफ दे सकते हैं उतना दीजिए। जितना उम्मीद के हिसाब से लोगों को राहत मिलनी चाहिए उतनी राहत अभी नहीं मिली। आपने उत्तर प्रदेश सरकार ने 6,700 करोड़ रुपया मांगा और केवल 253 करोड़ रुपया अभी दिए। जल्दी से कुछ और पैसा दीजिए। हमारी गवर्नमेंट ने अभी हर जिले में, हर गांव में पैसा बांटने का काम शुरू कर दिया है। विनय जी अभी गांव में गए नहीं होंगे, अपने गांव में जाना, आपके गांव में भी पैसा जरूर बट रहा होगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।